अच्छा स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखें इसकी सरफेस को, तो सरफेस के लिहाज से कुछ हम चीज़ें इसमें देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये हम जो टॉपिक कर रहे हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसके लिए फर्स्ट वन हम देखें रेस्पिरेटरी सरफेस है क्या। रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस है जहाँ से एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है, और गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड ब्लड। यहाँ पे इन्वायरमेंट हमें समझना है, इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट यहाँ पे आ जाता है लंग्स। लंग्स में एल्विलाई होती हैं और एल्विलाई के गिर्द ब्लड वेसल होती हैं, जिसकी डिटेल बाद में हमने लॉन्ग क्वेश्चन में देखनी है अलग से। एनवायरमेंट और ब्लड वेसल के दरमियान यानी लंग्स में मौजूद एल्विलाई हैं, उनके अंदर मौजूद गैसेस और ब्लड वेसल जो है इनके दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होगा, और वो गैस एक्सचेंज जिस सरफेस के जरिए से होगा वो सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाती है। और रेस्पिरेटरी सरफेस में गैसेस जो एक्सचेंज होता है वो एक खास प्रोसेस के जरिए से होता है, जिसके लिए हम नाम यूज करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूज होती हैं गैसेस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देखनी है प्रॉपर्टीज, जिनको हमने पॉइंट्स बना के ऐसे सेम एज लिखना है। क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले रेस्पिरेटरी सरफेस को वेट होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और परमिएबल होना चाहिए। वेट कैसे? जैसे जैसे सरफेस वेट होती है वैसे गैस एक्सचेंज इजी होता चला जाता है, गैसेस सरफेस के जरिए इजीली डिफ्यूज कर सकती हैं। लेकिन अगर हम देखें हमें प्यास लगी हो तो उस सूरत में क्या होता है? सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब यहां पे सेकंड वन देखेंगे, परमिएबिलिटी। ब्लड वेसल्स हो या फिर रेस्पिरेटरी सरफेस हो, उनका गैस के लिए परमिएबल होना जरूरी है। गैस एक्सचेंज होने के लिए वहां से गैस अगर डिफ्यूज होकर क्रॉस कर सकती है तो फिर गैसेस वहां से क्रॉस हो सकेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी सरफेस को थिन होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। कैसे बारीक हो? लेट्स सपोज हम देखते हैं कहीं से ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी गुजर रही है, ब्लड कैपिलरी की दीवार कितनी मोटाई वाली होनी चाहिए? तो इसकी थिकनेस अगर हम देखें, थिकनेस अगर 1 सेल थिक है और इसके साथ मौजूद है एल्विलाई, और एल्विलाई की दीवारों को अगर हम देखें वो भी 1 सेल थिक है, तो इस तरह जो गैस मौजूद है एल्विलाई के अंदर और जो यहां पे ब्लड मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, गैसेस को डिफ्यूज करने वाले फ्लूइड है यानी कि ब्लड है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 2 सेल्स का, इससे कम नहीं हो सकता। अगर इनकी मोटाई थिकनेस 2 सेल से बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? यहां पे गैस एक्सचेंज डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। जितनी ये थिकनेस ज्यादा होगी उतना ही गैस एक्सचेंज कम होगा। तो इस लिहाज से रेस्पिरेटरी सरफेस जितनी थिन होगी, मिनिमम कितनी 2 सेल थिकनेस होगी, उतनी ही ज्यादा गैस एक्सचेंज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड सप्लाई। अगर तो हम एल्विलाई को जो लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं, स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं, उनको ब्लड वेसल की सप्लाई करेंगे तो ब्लड क्या करेंगे? ब्लड वेसल वहां पे गैसेस को डिफ्यूज करेंगे अपने अंदर। डिफ्यूजन के लिए ब्लड वेसल चाहिए होती हैं, तो इस तरह से गैस इजीली वहां से अपटेक की जा सकती है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, अगर ब्लड वेसल एल्विलाई हो या गैस एक्सचेंज के लिए कोई भी सरफेस है, उसको कोई सपोर्ट ना मिले तो वो कोलैप्स हो जाती है। तो यहां पे इनको टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, इनको बंद होने से बचाना है। तो बंद होने से बचाने के लिए स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए कि उनके अंदर कोलैप्स ना हो सके। तो इसके लिए जो ये स्ट्रक्चर होती हैं उनको सपोर्ट किया जाता है कार्टिलेज के जरिए से, ये उनको सपोर्ट मिलती है। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो इंटरनली लोकेटेड होती हैं। इंटरनली लोकेटेड से क्या होगा? ये सरफेस जितनी इंटरनल होगी उतनी ही ज्यादा मॉइस्ट रहेगी, यहां पे नमी बरकरार रहेगी।